नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके टीएचडी पीएचडी 2024 में होने वाले एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ये जो हम यहाँ पर आज की वीडियो में करने वाले हैं आपका रहेगा यहाँ पर कौटिल्य अर्थशास्त्र और लिपि और लेख जो है ये आ जाएगा इसमें। तो इकाई 10 कौटिल्य अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य, ये हमने इनसे पहले वाली वीडियो में किए थे। और लिपि और अभिलेख ये भी हो चुके हैं हमारे। और आज की वीडियो में हम यहाँ पर जो ये गुप्तकालीन ये भी हो चुका है, अशोककालीन, इसके साथ ये जो अभिलेख है मौर्योत्तर काल के या फिर गुप्तोत्तर काल के, तो इन सभी को जो आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे यूजीसी नेट वाला एग्ज़ाम है, डीटी प्लस भी है, या फिर हरियाणा में पीएचडी वाली वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर, या किसी राज्य में कोई अन्य भी एग्ज़ाम है, तो ये सभी एग्ज़ामों के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो यहाँ पर सम्राट अशोक जो है इनके बारे में पहले हम पढ़ेंगे। इनका जो समय है ये माना गया है 269 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक। अशोक का शासनकाल भारतीय इतिहास का अत्यंत गौरवमय काल था, क्योंकि उस समय अशोक ने अपनी असाधारण क्षमताओं से भारत की सर्वोन्मुखी उन्नति प्रदान की थी। और यही कारण है कि अशोक को न केवल भारत के वर्ण विश्व के महानतम शासकों में से एक माना जाता है। और एस.सी. वेल्स जो इन्होंने इनके बारे में लिखा है कि इतिहास के पृष्ठों को रंगने वाले सहस्रों राजाओं के नामों के मध्य अशोक का नाम सर्वोपरि नक्षत्र के समान देदीप्यमान है। तो वैसे तो बहुत सारे जा हुए हैं, लेकिन सम्राट जो है ये अशोक के आगे ही लगता है, तो ये अकेले ही हुए हैं। साम्राज्य विस्तार, प्रशासनिक व्यवस्था, धर्म संरक्षण, हृदय की उदारता, कला का विकास एवं प्रजावत्सलता आदि प्रत्येक दृष्टिकोण से अशोक का सर्वोच्च स्थान रहा है। अशोक ने अपने सुविशाल साम्राज्य के प्रशासन को पूर्ण बनाने और अपनी प्रजा को सुखी बनाने के लिए जो बीड़ा उठाया था, उसके लिए उसने कोई कमी जो थी वो नहीं छोड़ी थी। अशोक के विषय में जो कुछ जानकारी उपलब्ध हुई है, तो जैसे सबसे पहले साहित्यिक स्रोत आ जाते हैं। तो विभिन्न साहित्यिक रचनाओं से अशोक के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त होती है। यद्यपि अनेक विद्वान साहित्यिक स्रोतों की ऐतिहासिकता उसमें वर्णित विवरण की सत्यता पर संदेह करते हैं, किंतु फिर भी उनसे प्राप्त अनेक तथ्यों के महत्व को कम नहीं किया जा सकता। अशोक पर डालने वाले साहित्य स्रोतों में, तो अशोक पर प्रकाश डालने वाले जो साहित्य, इसमें दीपवंश, महावंश, बुद्ध घोष की रचनाएं, विनय पिटक की टीका और सामपासदिका ये आ जाती हैं। दिव्य अवदान, अशोक अवदान, माता, आर्य मंजूश्री, मूल कल्प, फायान, हेनसांग, इत्सिंग, इन्होंने भी अपने वर्णनों में अशोक का उल्लेख किया है। तो ये जितने भी काव्य हैं यहाँ पर ग्रंथ हैं, इनमें अशोक के बारे में बतलाया गया है। इसके बाद आ जाता है जो पुरातात्विक स्रोत हैं। पुरातात्विक स्रोत में सबसे जो महत्वपूर्ण जो है अशोक के स्वयं के अभिलेख हैं। इन्होंने अभिलेखों में अशोक के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। प्रथम टिफेंस्थलर, इन्होंने 1750 में दिल्ली में अशोक स्तंभ का पता लगाया था। तो किसने लगाया था? ये जो टिफेंस्थलर जो है, इन्होंने कब? 1750 में दिल्ली में अशोक स्तंभ का पता लगाया था। किंतु अशोक के अभिलेखों को पढ़ने और उनका संबंध अशोक से जोड़ने में अभिलेखों में किसी राजा का नाम उत्कीर्ण नहीं है। सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप जो थे, इनको 1837 में सफलता प्राप्त हुई थी। तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जामों में पूछा जाता है कि जो अशोक जो थे, इनके जो लेख जो थे, इनको सबसे पहले पढ़ने का जो श्रेय है किन्हें दिया जाता है? तो जेम्स प्रिंसेप को दिया जाता है। इन्होंने 1837 में सफलता प्राप्त की थी। जेम्स प्रिंसेप की सफलता ने एक बार से अशोक के इतिहास के स्रोत का खजाना इतिहासकारों को भेंट कर दिया। अशोक द्वारा इन अभिलेखों को महत्वपूर्ण स्थानों पर, नगरों के समीप प्रसिद्ध व व्यस्त मार्गों पर, धार्मिक स्थानों पर उत्कीर्ण कराया गया था, जिससे अधिक से अधिक लोग उसके आदेशों से परिचित हो सके। मतलब जो भी भीड़ भाड़ वाले स्थान थे जहाँ पर ज़्यादा व्यक्ति हों, तो ऐसे स्थानों पर इनको उत्कीर्ण कराया गया। सबसे अधिक महत्वपूर्ण आदेशों को बड़ी बड़ी शिलाओं पर उत्कीर्ण कराया गया। मतलब जो जैसे थे संख्या में, अगर कोई बड़ा था तो बड़ी शिला पर, छोटा था तो छोटे पर। अशोक के अभिलेख भी कई प्रकार के हैं। शिलालेख, शिला किसको कह देते हैं? पत्थर को कह देते हैं। दो जो ज़्यादा जरूरी थे और बड़े भी थे तो शिला पर लिख दिए, मतलब पत्थरों पर लिख दिए। एक जो छोटे थे वो खंभों पर लिख दिए, स्तंभ लेख, और जो गुफाओं में लिखे गए गुफा लेख। शिला पर उत्कीर्ण लेख भी दो प्रकार के हैं।
बड़े शिलालेख ये संख्या में 14 हैं, जो कालसी, मानसहेरा, साजावगढ़ी, गिरनार, सोपारा, येरगुड़ी, धौली, जोगढ़ इसमें पाए गए हैं। तो बड़े जो हैं यहाँ पर जो शिलालेख, इनकी संख्या जो 14 हैं, कहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं? कालसी, मानसहेरा, साजावगढ़ी, गिरनार, सोपारा, येरगुड़ी, धौली और जोगढ़। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बड़े जो शिलालेख ये कहाँ से प्राप्त हुए थे। और अब बात आ जाती है जो छोटे वाले हैं, लघु शिलालेखों की। तो लघु शिलालेख ये वैराट, रूपनाथ, सहसराम, ब्रह्मगिरी, गिविमत, जट्टिंगा रामेश्वर, मस्की, पालिंगुंडू, रजुल मंडागिरी, सिद्धापुर, येरगुड़ी, गुजरा, अहरोरा। तो ये जो स्थान है यहाँ से लघु शिलालेख प्राप्त हुए थे। और इसके बाद आ जाता है जो स्तंभ लेख है। स्तंभ लेखों की संख्या भी एग्जाम में एक बार जब पूछी गई थी, क्योंकि जीके का क्वेश्चन भी है, तो इनकी संख्या 7 है। तथा इलाहाबाद, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, लौरिया, राज, लोहिया नंदगढ़ और रामपुरवा से मिले हैं। तो ये टोपरा यहाँ जो यमुनानगर के पास में है गांव, वहाँ है स्थानीय। गुफा लेख ये 3 हैं जो बराबर की गुफाओं में है। इसके अतिरिक्त अशोक के अभिलेख निगली सागर, इलाहाबाद, सांची, सारनाथ, वैराट, रमनीदई, कंधार यहाँ से भी मिले हैं। तो ये गुफा वाले हैं, निगलीसार, इलाहाबाद, सांची, सारनाथ, वैराट, रमनीदई, कंधार। अशोक के उपरोक्त अभिलेखों के अतिरिक्त कुछ अन्य अभिलेखों से भी उसके विषय में सागरी हमें प्राप्त होती है। 150 ईस्वी के रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख व नागार्जुनी गुफा अभिलेख इसी विषय में है। तो रुद्रदामन का कौन सा अभिलेख है? ये भी एग्जाम में शायद हाल ही में एग्जाम था यूजीसी नेट वाला जो पिछला, उसमें आया हुआ था शायद ये। तो ये रुद्रदामन का है गिरनार अभिलेख और नागार्जुनी गुफा से अभिलेख ये प्राप्त हुए हैं, ये इसी विषय में है। इसके बाद आ जाता है अभिलेख परिचय, जो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। तो सौराष्ट्र के जूनागढ़ नगर के लगभग 1 मील की दूरी पर गिरनार की पहाड़ियों में स्थित है। सौराष्ट्र के जूनागढ़ नगर के लगभग 1 मील की दूरी पर है गिरनार की पहाड़ियाँ। यहाँ पर अशोक के 14 शिलालेखों का समूह मिला है। तो कितने मिले हैं यहाँ से? 14। और ये ब्रह्मी लिपि में है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो कौन सी लिपि में है? ब्रह्मी लिपि में। एग्जाम में पूछा गया था कि ये जो अशोक है, इनके जो जूनागढ़ से अभिलेख प्राप्त हुए थे, तो ये कौन सी लिपि में है? तो ये ब्रह्मी लिपि में है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। भाषा कौन सी है इनकी? ब्रह्मी लिपि हो गई और भाषा प्राकृत है। गिरनार अभिलेख धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पुराण इसकी महिमा को उल्लेख करते हैं। शैव मत अवलंबी भी इसे पवित्र मानते हैं। जैनियों का यह तीर्थस्थान है। गिरनार में अशोक के अतिरिक्त 2 अन्य प्रसिद्ध राजाओं रुद्रदामन और स्कंदगुप्त, इनके भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो ये रुद्रदामन और स्कंदगुप्त, तो यहाँ से गिरनार जो है इनके भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं। गिरनार से प्राप्त अशोक के दूसरे शिलालेख से उनके साम्राज्य विस्तार, प्रांत राज्य, विदेशी राज्य और उनसे संबंधित अशोक द्वारा मनुष्य और पशुओं के लिए किए गए कल्याणकारी कार्यों का ज्ञान हमें होता है। तो मानव कल्याण के लिए जितने नरसंहार किया था उससे ज़्यादा फिर उन्होंने भलाई के काम भी किए थे। इस शिलालेख के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जिसकी पुष्टि अशोक अन्य अभिलेखों से होती है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र, ताम्रपर्णी को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को प्रत्यंत अथवा सीमावर्ती राज्य कहा गए हैं। टोलेमी 2 चोड़ अर्थात चोल राज्यों को लेकर करता है। सोरतई एवं सोरई प्रथम की राजधानी आर्थुरा थी, जिसका समीकरण कनिंघम एरियर से करते हैं, तथा दूसरों की राजधानी एंक्रोस या आर्कोट थी। और ऐसा भी प्रतीत होता है कि अशोक के समय चोल राज्य 2 भागों में बटा हुआ था, उत्तरी चोल में और दक्षिणी में। तो ये जो राय चौधरी जान के अनुसार प्राचीन चोल राज्य आधुनिक तिरुचिन्नापल्ली और तंजौर जिले में था, और कावेरीपट्टनम इस राज्य का मुख्य बंदरगाह था जो कावेरी के उत्तरी तट पर था। तो ये तो जहाँ इनके शिलालेख हैं।
इसके बाद आ जाता है जो पांड्य राज्य है। पांड्य राजा चोड़ राजा के दक्षिण में था। टोलमी ने पांड्य का उल्लेख पांड्यनोई के रूप में किया है। मदुरा उसकी राजधानी थी और मदुरा के अतिरिक्त रामनाद और संभवतः केरल का दक्षिणी भाग भी पांड्य राज्य में सम्मिलित था। इसके बाद आ जाता है जो सत्यपुत्र है। सत्यपुत्र राज्य की स्थिति के विषय में विद्वानों में मतभेद है। टोलेमी और पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी के अज्ञात लेखन ने दक्षिण भारत के 4 राज्य लिमिराइक, एओई, कौंडनई, सोरदई इनका उल्लेख किया है। तो ये टोलेमी और ये जो पुस्तक है पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी, ये अपने नाम याद रखने हैं इनके। पांड्यनोई और सोरदई पांड्य और चोल हैं। लेमिराइक का साम्य केरल पुत्र के साथ किया जाता है। भंडारकर के अनुसार जिस प्रकार सैंड्रोकोर्स को एंड्रोकोर्स मान लिया गया, यदि उसी प्रकार एओई को सेओई समझ लिया जाए तो सत्यपुत्र की स्थिति आधुनिक त्रिवांकुर में होगी। और स्मिथ के मत अनुसार जो विदेशी विद्वान हैं, तो इनके अनुसार सत्यपुत्र कोटुम्बर में स्थित था और यहाँ का सत्यमंगलम तालुक प्राचीन सत्यपुत्र था। कुछ विद्वान सत्यपुत्र की स्थिति ट्रावणकोर में मानते हैं और कुछ मलावार में। केजीसेस अय्यर के अनुसार अशोक के अभिलेखों में सात्य शब्द का समीकरण संस्कृत के सत्य में न करके तमिल के अतिय से करना चाहिए। अतियमान तमिल प्रदेशों का प्रसिद्ध नरेश था और उसकी राजधानी आधुनिक कर्नाटक राज्य में स्थित तकदूर थी। बाद में तकदूर और उसके आसपास का प्रदेश उसी के नाम पर पुकार जाने लगा। और वीएम बरुथुआ ने सत्यपुत्र की स्थिति सोपारा एवं चीतल दुर्ग के दक्षिण, मैसूर के पश्चिम और केरल के उत्तर में मानी है। इन विभिन्न मत मंतांतरों के बीच सत्यपुत्र की निश्चित स्थिति के विषय में कहना कठिन है, पर इतना अवश्य है कि इसकी स्थिति चोड़ और पांड्य राज्यों की भांति इस दूर दक्षिण में रही होगी। इसके बाद जो केरल पुत्र है, केरल पुत्र राज्य की स्थिति सुदूर दक्षिण समुद्र तट के पश्चिम भाग में थी और यह भाग आज भी केरल कहलाता है। प्राचीन काल में इसे चेर या केरल कहा जाता था। टोलमी ने चेर राज्य की राजधानी कोरुई बतलाई है, जो निश्चित रूप से करोड़ है। पेरिप्लस के लेखक के समय मोजिरिस आदंत करांगतुर केरल पुत्र की राजधानी थी और राय चौधरी ने इसकी पुष्टि करते हुए मत प्रकट किया है कि केरल पुत्र सत्य के दक्षिणी कनेटी तक फैला हुआ था और इसकी राजधानी वज्जी थी। इसके बाद है ताम्रपर्णी। लंका का प्राचीन नाम ताम्रपर्णी है, लेकिन स्मिथ ने दक्षिण भारत की ताम्रपर्णी नदी के प्रदेश में ताम्रपर्णी राज्य की स्थिति मानी है। अशोक ने धर्म लेखों में ताम्रपर्णी का उल्लेख केरल पुत्र के बाद हुआ है, जबकि ताम्रपर्णी नदी पांड्य राज्य में बहती है, इसलिए ताम्रपर्णी का समीकरण लंका राज्य से ही करना उचित प्रतीत होता है। तो इनमें इतना विशेष नहीं है। तो इसके बाद अंतियोक है। अंतियोक का राज्य अशोक के उत्तरी पश्चिम में स्थित था। अंतियोक का समीकरण पश्चिम एशिया सीरिया के एंटियोक्स द्वितीय, जिनका समय 261 से 240 ईस्वी है, के साथ किया जाता है, जो सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस का पुत्र था। ये क्वेश्चन एग्जाम जीके में आता भी है। सिकंदर के सेनापति कौन थे? सेल्यूकस निकेटर थे। इसके बाद आ जाता है समीपम राजानु। समीपम राजानु का अर्थ है अंत्योक के पड़ोसी राजाओं से। समीपम को व्यूलर हुल्थ समानता का शुद्ध पाठ मानते हैं। भंडारकर के अनुसार इस स्थान पर सामंत का पड़ोसी या सीमावर्ती मानना चाहिए। इन राज्यों के साथ अशोक के संबंध मित्रता वाले थे। तो ये तो जैन के बारे में था ही। और इसके बाद आ जाता है जो यहाँ पर ये कनिष्क हैं। कनिष्क के शासक के 3 वर्ष का सारनाथ बौद्ध और प्रतिमा लेख, तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। एग्जाम में आया हुआ था ये भी एक बार। तो कनिष्क का वंश बताना था उसमें, तो कैसे कनिष्क कैसे कुषाण, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। तो कनिष्क कुषाण वंश के शासक थे। कनिष्क के समय में कुषाण सत्ता अपनी शिखर पर पहुंच गई थी। कनिष्क अत्यंत कुशल योद्धा, सेनापति और वीर शासक थे। गद्दी पर बैठते समय उसने अपने पूर्वजों का काफ़ी बड़ा साम्राज्य उत्तराधिकार में प्राप्त किया था, जिसे उसने अपनी विजय से और भी बढ़ा लिया था। कनिष्क ने भारतीय प्रदेशों पर विजय प्राप्त करने के अतिरिक्त समकालीन पार्थियों और चीन साम्राज्य से भी युद्ध लड़े थे, जिनका वर्णन यहाँ पर दिया गया है। तो जैसे पार्थिया वाला युद्ध था, तो चीन साहित्य से हमें पता लगता है कि पार्थिया के शासक ने कनिष्क पर आक्रमण किया था। इसके 2 कारण थे। प्रथम था कि बैक्टीरिया पर कनिष्क का अधिकार
व्यापारिक दृष्टिकोण से बैक्टीरिया अत्यंत महत्वपूर्ण था, इसलिए पार्थिया का शासक बैक्टीरिया पर अधिकार करना चाहता था। दूसरा कारण है कि एरियाना प्रदेश पर पहले पार्थिया का अधिकार था, किंतु बाद में कुषाणों ने इस पर अधिकार कर लिया था, इसलिए पार्थिया का शासक एरियाना प्रदेश पर पुनः अधिकार करना चाहता था। तो दो ही कारण हो सकते हैं, या तो छीन लिया हो पहले, या फिर वहाँ पर व्यापार वगैरह ज़्यादा होता हो, तो तभी जाए होती थी लड़ाई उस समय। तो उपरोक्त उद्देश्य से पार्थिया के शासक ने कनिष्क पर आक्रमण किया था, किंतु कनिष्क ने उसे परास्त कर दिया था। इसके बाद आ जाता है जो रोम साम्राज्य है। कनिष्क के रोम साम्राज्य से मित्रतापूर्ण संबंध थे। इसका कारण है कि रोम के भी पार्थिया से शत्रुता थी। पार्थिया दोनों का ही शत्रु था, इसलिए कुषाण साम्राज्य व रोम के संबंधों में दृढ़ता उत्पन्न हो गई और दोनों ने परस्पर दूतों का आदान प्रदान कर लिया। मतलब जब दोनों का शत्रु एक ही था। इसके बाद चीन से युद्ध। कुषाण वंश के समकालीन चीन में हान वंश शासक कर रहा था। हान वंश अत्यंत शक्तिशाली था और हान शासक के सेनापति पांचाओ ने खोतान, कासगर, कोचा आदि स्थानों पर विजय प्राप्त कर संपूर्ण चीनी तुर्किस्तान को अपने अधिकार में कर लिया था। इस प्रकार से हान साम्राज्य की सीमाएं कुषाण साम्राज्य की सीमाओं से मिलने लगी थी। तो ये कारण थे इनके युद्ध के। इसके बाद आ जाता है इनका साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था। इस प्रकार विभिन्न विजयों के द्वारा कनिष्क ने एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की थी। उनका साम्राज्य मध्य एशिया से सारनाथ तक विस्तृत था और पुरुषपुर अर्थात पेशावर उसकी राजधानी थी। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर इसी प्रदेश में थी। पंजाब पर भी कनिष्क का अधिकार था। मध्य एशिया से सारनाथ तक विस्तृत उसके साम्राज्य के में निम्नलिखित प्रदेश उसके अधीन थे। तो कौन कौन से अधीन थे? चीनी तुर्किस्तान, यासकंद, खोतान, कासगर, अफगानिस्तान, कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा, पश्चिम भारत, बैक्टीरिया, गांधार, सिंध, बिहार, मगध और मध्य प्रदेश, ये सारे पर अधिकार था इनका। तो इस प्रकार से स्पष्ट हो जाता कि कनिष्क का जो साम्राज्य है पूर्व में बिहार से लेकर पश्चिम में खुरासन और उत्तर में खेतान से लेकर दक्षिण में कोंकण तक फैला हुआ था। कनिष्क का साम्राज्य अत्यंत विशाल था। सारनाथ के अभिलेख से हमें पता लगता है कि उनका शासन प्रांतीय क्षत्रपों के द्वारा होता था। एक की राजधानी मथुरा और दूसरे की संभवतः काशी थी। मथुरा में महाक्षत्रप खरपल्लान और काशी में वनस्पर प्रांतीय शासक थे और इस शासन का स्वरूप बहुत कुछ सैनिक थे और जिसका संगठन बहुत ठोस न था। इस प्रकार से ये फैला हुआ था। इसके बाद है यहाँ पर बौद्ध धर्म। कनिष्क की ख्याति उसकी शक्ति और रण कौशल में उसकी योग्यता के कारण उतनी नहीं थी जितनी बौद्ध मत को प्रोत्साहन और संरक्षण देने के कारण थी। इसी कारण बौद्ध वृत्तों में कनिष्क का उल्लेख बौद्ध मत के संरक्षक और एक दूसरे अशोक के रूप में दिया गया है, क्योंकि दोनों ही बौद्ध के प्रसार के लिए लगे हुए थे। कनिष्क ने कब और किन परिस्थितियों में बौद्ध धर्म को ग्रहण किया इस विषय में तो मतभेद है, पर ऐसा प्रतीत होता है कि मगध पर आक्रमण के समय वह बौद्ध विद्वान अशोक घोष के संपर्क में आया था। ये जो अशोक घोष है इन्होंने बौद्ध जो है इन पर कवि भी लिखे हैं। बुद्ध चरित्र, महात्मा बुद्ध या उनके जीवन चरित्र पर लिखा गया है। सुंदरनंद सारिपुत्र प्रकरण भी वैसे इन्होंने लिखे थे। तो 3 हैं वैसे तो इनके, तो ये बुद्ध पर लिखे थे बुद्ध चरितम। ये कुछ विद्वान कनिष्क के बौद्ध हो जाने के विषय में शंका प्रकट करते हुए कहते हैं, किंतु यह शंका निर्मूल प्रतीत होती है, क्योंकि बौद्ध स्त्रोत राजतरंगिणी, तारानाथ, मुद्राएं तथा कनिष्क द्वारा निर्मित बौद्ध विहार, मठ, चैत्य व स्तूप उसके बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेने की पुष्टि करते हैं। क्योंकि जब कोई किसी के बारे में बनवा रहा है तो उसका उससे संबंध ही होगा तभी बनवाएगा, वैसे तो कोई नहीं बनवाता है। कनिष्क ने न केवल बौद्ध धर्म को राजाश्रय प्रदान किया बल्कि कनिष्कपुर, पुरुषपुर, मथुरा, तक्षशिला आदि स्थानों पर स्तूप और विहार भी बनवाए और बौद्ध भिक्षुओं के मध्य एशिया, चीन, तिब्बत व जापान भी भेजा। इस प्रकार बौद्ध धर्म का उसने दूर दूर तक प्रसार करवाया और कनिष्क ने बौद्ध धर्म की उन्नति हेतु चतुर्थ बौद्ध संधि का भी आयोजन कराया था। तो ये जो चतुर्थ जो बौद्ध संधि है इनके बारे में एग्जामों में पूछे भी जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। तो चतुर्थ बौद्ध संधि कनिष्क के शासनकाल की उल्लेखनीय घटना है। कनिष्क ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात उसके सिद्धांतों को समझने का भी प्रयास किया था, किंतु इस समय तक बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के विषय में अनेक विवाद उत्पन्न हो गए थे तथा बौद्ध धर्म का स्वरूप अस्पष्ट हो गया था। इस उद्देश्य से चतुर्थ बौद्ध संधि का आयोजन किया गया और इस सभा का अध्यक्ष थे वसुमित्र। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। चतुर्थ बौद्ध संधि जो थे इसमें अध्यक्ष थे वसुमित्र तथा इसमें अशोक घोष ने भी भाग लिया था, लेकिन
लगभग 500 बौद्ध विद्वान इस सभा में सम्मिलित हुए थे। संभवतः यह संगति कश्मीर में हुई थी। तो माना जाता है, ऐसा होता है कि ये कश्मीर जहाँ वहाँ पर हुई थी। इस संगति ने 2 प्रमुख कार्य किए। प्रथम, नवीन विचार और बौद्ध दर्शन की कतिपय नवीन विचारधाराओं के विकास के प्रकाश में धर्म ग्रंथों का नवीन रूप में लिपिबद्ध किया गया, और दूसरे, महायान बौद्ध शाखों को राजधर्म का स्वरूप प्रदान किया गया। इसका प्रचार किसक ने किया था? ये महात्मा बुद्ध जो थे, तो इनकी मृत्यु के बाद जो है आपस में इनमें कलह हो गई थी, मतभेद हो गया था। तो ये 2 संप्रदाय में बट गया था, हीनयान और महायान में, बौद्ध संप्रदाय। वही है, जब तक कोई परिवार का, जैसे एक परिवार है उसका मुखिया है, वो चला रहा है परिवार को, जैसे उसकी मृत्यु हो जाती है तो आगे जो उनके बच्चे हैं फिर वे आपस में विवाद हो जाता है। अगर आपसी सलाह ना बने, मतभेद हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से बट गया था ये भी। महायान चतुर्थ बौद्ध संगति का उल्लेखनीय परिणाम बौद्ध धर्म की महायान शाखा का उदय होना था। बौद्ध धर्म की एक नवीन शाखा का जन्म हुआ जिसे महायान कहा गया, जबकि मूल बौद्ध धर्म को हीनयान कहा जाने लगा। तो 2 संप्रदाय जो थे इसमें बट गया था ये। तो बौद्ध धर्म की नवीन शाखा का जन्म हुआ था जिसे महायान कहा गया, और मूल बौद्ध धर्म को हीनयान कहा जाने लगा। ये जो रॉलिंसन जो इन्होंने भी लिखा है कि कनिष्क की कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति बौद्ध धर्म के इतिहास में एक नवीन युग का आरंभ करती है। यह तथा महायान का उदय जो हीनयान से उतना ही भिन्न है जितना कि मध्यकालीन ईसाई धर्म प्रथम शताब्दी ईस्वी के ईसाइयों के सरल सिद्धांतों से भिन्न था। बौद्ध धर्म की नई शाखा महायान के उदय के कारण बौद्ध धर्म का विकास तेजी से हुआ, क्योंकि इसके सिद्धांत सरल थे जिनका पालन जनसाधारण और एक गृहस्थ व्यक्ति भी सफलतापूर्वक कर सकता था। इस प्रकार से हीनयान के अंतर्गत जहाँ महात्मा बुद्ध को महापुरुष समझा जाता था, वहीं महायान ने उन्हें ईश्वर के अवतार का रूप प्रदान किया था। बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण बौद्ध धर्म के इतिहास के लिए एक अनूठी बात थी। आगे फिर कनिष्क कालीन जो बौद्ध प्रतिमा जो है इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर जैसे स्थान है, तो उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट सारनाथ से उपलब्ध बोधिसत्व मूर्ति के 76 स्तंभ पर उत्कीर्ण है। लिपि की बात करें, कुछ प्रारंभिक गुप्तकालीन लिपि मिलती जुलती है, कुषाण और ब्राह्मणी। भाषा की बात करें तो प्राकृत है। विषय की बात करें तो बल नामक भिक्षुक द्वारा बोधिसत्व मूर्ति का दान। संदर्भ जो है यहाँ पर ये कुछ ऐसा है, JPH पोगल, इसके बारे में तो कुछ है नहीं इतना। इसके बाद आ जाता है जो रुद्रदामन है, जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी में उत्तर पश्चिमी भारत से यूनानी राज्य का पतन हो गया था, और एक अन्य विदेशी जाति ने उन प्रदेशों पर अपना शासन की स्थापना की थी, और यह जाति शक थी, और शकों को सीथियन भी कहा जाता है। शकों ने भारत में शासन के लिए पारसी क्षत्र प्रणाली को अपनाया था, और क्षत्र शब्द ईरानी शब्द क्षपर पावन से बना है, जिसका मतलब है प्रांत का शासक। प्रत्येक प्रांत में 2 क्षत्रप होते थे, एक माग क्षत्रप और दूसरा क्षत्रप। क्षत्रप है माग क्षत्रप का पुत्र होता था, और शकों का साम्राज्य अनेक प्रांतों में बटा हुआ था जहाँ क्षत्रप शासन करते थे। यहाँ जथा जैसे पंजाब, मथुरा, महाराष्ट्र, उज्जैन के क्षत्रप। शकों के एक वंश को उज्जैन में भी आविर्भाव हुआ था, जिसे चष्टन वंश कहा जाता है। चष्टन वंश का स्थापक चष्टन ही था, और चष्टन ने पहले क्षत्रप और तदुपरांत महाक्षत्रप बना लिया। चष्टन ने लगभग 130 ईस्वी के लगभग राज्य किया। चष्टन का पुत्र जयदामन क्षत्रप था, किंतु उसने कोई उल्लेख कार्य नहीं किया, और जयदामन का पुत्र था रुद्रदामन। तो रुद्रदामन किनके थे? जयदामन के। जयदामन का पुत्र रुद्रदामन था, जो चष्टन वंश का प्रतापी शासक था। रुद्रदामन वीर और कुशल शासक था। कुशल योद्धा होने के साथ ही रुद्रदामन व्याकरण, राजनीति, संगीत, तर्कशास्त्र के ज्ञान के कारण प्रसिद्ध था। उसके राज्य की आर्थिक स्थिति अत्यंत सुदृढ़ थी, यद्यपि उसने कभी जनता पर अधिकार कर नहीं लगाए थे, जो टैक्स जो होते हैं। तो कोई टैक्स इन्होंने नहीं लगाए थे, कर देते हैं जिसे। उसने अपनी विजय से अपार ख्याति अर्जित की। रुद्रदामन के 150 ईस्वी के जूनागढ़ अभिलेख उसकी विजय का वर्णन किया गया है। तो रुद्रदामन का कौन सा अभिलेख है, कहाँ पर है ये? जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन के शासन काल में एक महत्वपूर्ण उल्लेखनीय घटना सुदर्शन झील का बांध टूटना था।
रुद्रदामन ने इस बांध का पुनर्निर्माण कराया था और इसे पहले से 3 गुना मजबूत बनाया था। जूनागढ़ के अभिलेख से हमें पता लगता है कि इस बांध के पुनर्निर्माण का सारा व्यय रुद्रदामन ने स्वयं ही उठाया था। इस प्रकार वह अपनी प्रजा के कल्याण का उपासक था। आगे आ जाता है रुद्रदामन का जो गिरनार अभिलेख है जूनागढ़ से जो प्राप्त हुए हैं, इसके बारे में है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो रुद्रदामन का यह अभिलेख जूनागढ़ कहाँ पर है? गुजरात में, जिले में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो रुद्रदामन का अभिलेख जूनागढ़ अर्थात गुजरात जिले में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का अभिलेख अब तक के प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। तो ब्राह्मी लिपि में है, संस्कृत भाषा का और सबसे प्राचीन है। इस अभिलेख की तिथि 72 अभिलेखों में 72+2 है, जिसे विद्वान शक संवत का वर्ष मानते हैं। इससे हमें सिद्ध होता है कि रुद्रदामन कम से कम 152+78 ईस्वी तक अवश्य राज्य कर रहे थे। इस अभिलेख से रुद्रदामन के वंश, विजय, व्यक्तित्व और शासन पर प्रकाश डालते हुए सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार का सुंदर वर्णन प्राप्त होता है। रुद्रदामन मां क्षत्रप स्वामी चेस्टन के पोते एवं राजा क्षत्रप जयदामन के पुत्र थे। तो चेस्टन के पुत्र मतलब इनका जो बाबा जो था दादा, तो चेस्टन इनका पोता रुद्रदामन और एम राजा क्षत्रप जयदामन का पुत्र था। चेस्टन की मां क्षत्रप और स्वामी की उपाधियां उसकी महानता और स्वतंत्रता की घोतक है। शकों में यह परंपरा प्रचलित थी कि राजा मां क्षत्रप अपने शासनकाल में ही अपने पुत्रों को क्षत्रप नियुक्त कर दिया करते थे। इसी कारण से अभिलेख में चेस्टन के पुत्र जयदामन के लिए क्षत्रप उपाधि का प्रयोग हुआ है और इसे प्रतीत होता है कि रुद्रदामन के पिता जयदामन अपने पिता के समय में ही दिवंगत हो गए थे। जयदामन अपने पिता के समय में दिवंगत हो गए थे, इसलिए चेस्टन ने अपने पुत्र रुद्रदामन को क्षत्रप बनाया था। कच्छ के अनवो नामक स्थान से प्राप्त अभिलेख से हमें प्रकट होता है कि चेस्टन अपने पुत्र रुद्रदामन के साथ संवत 130 ईस्वी में संयुक्त रूप से राज्य कर रहे थे। इस प्रकार के द्वै राज्य शासन प्रणाली का उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी हमें प्राप्त होता है तथा यूनानी की स्पार्टा नगर में भी द्वैज राज्य प्रथा प्रचलित थी। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख की 11वीं पंक्ति में उसकी पराक्रम द्वारा विजित प्रदेशों के नाम प्राप्त होते हैं: पूर्व एवं अपर, आकर और अवंती, पूर्वी एवं पश्चिमी मालवा, अनूप, निवृत्ति, मंदाता प्रदेश, अनरथ द्वारका के चारों ओर का प्रदेश, सौराष्ट्र जूनागढ़ के चारों ओर का प्रदेश, स्वभर साबरमती का प्रदेश, मरु मारवाड़, कच्छ सिंधु निचले सिंधु घाटी का पश्चिमी प्रदेश, सौवीर निचले सिंधु घाटी का पूर्वी प्रदेश, कुकुर सिंधु नदी तथा पर्यत्रगिरी के बीच का प्रदेश, अपरांत उत्तरी कोंकण, निषाद सरस्वती तथा पश्चिमी विंध्य प्रदेश, आदि नाम अर्थात अन्य। अभिलेख की भारी पंक्ति में योद्धे और दक्षिणा पथपति सातकर्णी का उल्लेख हुआ है। रुद्रदामन ने दक्षिण पूर्वी पंजाब में निवास करने वाले योद्धाओं को बुरी तरह से पराजित किया था, परंतु उस संबंध की निकटता होने के कारण राज्याधिकार से वंचित न कर यश प्राप्त किया। दक्षिणपथ के स्वामी सातकर्णी के विषय में विद्वानों में मत ऐक्य नहीं है। रैप्सन के अनुसार यह सातकर्णी विशिष्ट पुत्र पुलवामी थे। रैप्सन के मत के विपरीत देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर के अनुसार यह सातकर्णी गौतमी पुत्र सातकर्णी थे। इनका विशिष्ट पुत्र शिवश्री सातकर्णी रुद्रदामन का दामाद था, इसलिए गौतमी पुत्र सातकर्णी का उल्लेख रुद्रदामन के निकट संबंधी के रूप में किया गया है। तो अपने अपने विचार यहाँ पर ये। तो इस अभिलेख में रुद्रदामन की भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापक ऐसे राजाओं को उनके राज्य प्रदान किए जो पहले छीने जा चुके थे में कहा गया है। यह राज्य सामंत संभवतः गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वारा पराजित थे, जिन्हें नहपान को पराजित करने के बाद उसने राज्याधिकार से वंचित कर दिया था। और यह अभिलेख रुद्रदामन के विषय में सूचित करता है कि उसने स्वयं मां क्षत्रप की उपाधि प्राप्त की। और इस संबंध में हेमचंद्र राय चौधरी ने यह अनुमान प्रकट किया कि संभवतः गौतमी पुत्र सातकर्णी ने उनके वंश की शक्ति को कम कर दिया होगा, जिसके कारण उसे अपने बाहुबल से फिर से अपने वंश की शक्ति को स्थापित करना पड़ा। और इस अभिलेख से यह भी ज्ञात होता है कि सभी व्यक्तियों ने अपनी रक्षा के लिए अपना स्वामी निर्वाचित किया। तो यह अभिलेख रुद्रदामन के व्यक्तित्व और उसके शासन प्रबंध पर भी प्रकाश डालता है। उसके अनुसार रुद्रदामन उच्च नैतिक आदर्शों और नियमों का
पालन करता था। उसने युद्ध के अतिरिक्त आजीवन किसी का वध न करने की प्रतिज्ञा को सत्य सिद्ध करके दिखाया। यह शरणागत की रक्षा करने वाला था और उसने अपनी प्रजा को डाकों, जंगली जानवरों और व्याधियों से भयमुक्त किया था। न्याय कार्य उसका दैनिक नियम था और वीर और कुशल शासन होने के साथ ही वह सुशिक्षित भी था। व्याकरण, शब्द, राजनीति, अर्थ, संगीत, गांधर्व, अर्थशास्त्र, न्याय आदि का ज्ञाता था। अर्थशास्त्र, अस्त्र शस्त्र, गज, अश्व और रथ आदि के संचालन में से दक्षता प्राप्त थी। वह अत्यंत बलवान और सौंदर्यशाली था। वह ऐसे मनमोहक सुंदर मूर्ति का था जिसने सभी उत्तम लक्षणों का सानुपातिक संयोग था। तो जूनागढ़ अभिलेख के साक्ष्य के अनुसार हमें ज्ञात होता है कि रुद्रदामन ने अपने विशाल साम्राज्य का विभिन्न प्रदेशों में विभाजन कर दिया था। तो उसकी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए अमात्य नियुक्त किए थे। अमात्य कौन है? मंत्रियों का देते हैं अमात्य। अनर्थ सौराष्ट्र प्रदेश में उसने सुविशाख को अमात्य नियुक्त किया था। तो अनर्थ सौराष्ट्र प्रदेश में उसने सुविशाख को अमात्य नियुक्त किया था। केंद्रीय शासन का प्रबंध है मत सचिवों, परामर्श देने वाले मंत्री एवं कर्म सचिव और राज्य के अनुसार कार्य करने वाले कर्मचारी की सहायता करते थे। ये नाम आते हैं कई बार एग्जाम में। तो जैसे मत सचिव है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है मत देने वाले, मतलब अपने विचार देने वाले या परामर्श देने वाले मंत्री। कर्म सचिव का मतलब क्या है? राज्याश्रयों के अनुसार कार्य करने वाले कर्मचारी। कर्म मतलब काम, काम करने वाले, ऐसे याद रख सकते हैं आप। तो उसका राजकोष सोना, चांदी, हीरा, वैदुर्य आदि से परिपूर्ण था। उसने राजकोष की संपन्नता के लिए कभी न्यायपूर्ण तरीकों का सहारा नहीं लिया था। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार इस अभिलेख का प्रमुख होने विषय है। इस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने इस प्रदेश में बांध बनाकर सिंचाई करने के लिए कराया था। अशोक के राज्यकाल में यूनानी शासक तुशासन ने इस झील से अनेक जल प्रणालियाँ, नहरें निकलवाई थी। रुद्रदामन के समय मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन अत्यंत तीव्र वृष्टि के कारण इस बांध में बहुत दरारें पड़ गई थी, जिससे इसमें जल बह गया और यह स्थान मरुभूमि के समान हो गया। प्रजा के हित एवं सुरक्षा के लिए इस बांध का पुनर्निर्माण आवश्यक था, परंतु उसकी विशाल दरार के कारण उसके मंत्रियों ने इस कार्य में कोई रुचि अथवा उत्साह नहीं दिखाया। रुद्रदामन ने अमात्य सुविशाख की देखरेख में प्रजा के अनुग्रह के लिए व्यक्तिगत कोष से इस बांध का पुनर्निर्माण कराया था और अल्पकाल में ही यह बांध अत्यंत दृढ़ और पहले से तिगुने विस्तार का हो गया। अब यह झील वस्तुतः सुदर्शन हो गई है और झील का पुनर्निर्माण 72वें वर्ष 72+78 150 ईस्वी में कराया गया। रुद्रदामन का अभिलेख तत्कालीन संस्कृत गद्यशाली का विकास का प्रमाण है और प्रोफेसर गुर्ती वेंकटराव के अनुसार यह लेख भाषा की दृष्टि से प्राकृतिक समुद्र में एक टापू के समान ही है। इसके बाद आ जाता है महत्वपूर्ण यहाँ पर कलिंग राज का खारवेल उल्लेख। तो मौर्य सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद आंध्र प्रदेश के समान कलिंग भी स्वतंत्र हो गया था और अशोक के द्वारा परास्त होने के पश्चात पुराना राजकुल नष्ट हो गया। तो तब वहाँ एक नवीन राजवंश का उदय हुआ जिसे चेदी वंश कहा जाता है। खारवेल चेदी कुल का ही शासक था। तो खारवेल चेदी कुल का शासक था और यह अपने वंश का संभवतः सर्वाधिक पराक्रमी सम्राट था। खारवेल के राज्य के उत्तर में मगध और दक्षिण में सातवाहन शासक कर रहे थे। खारवेल ने दोनों ही साम्राज्यों की चुनौतियों को स्वीकार किया। मगध पर उसने 2 बार आक्रमण किया तथा सफलता प्राप्त की। सातवाहन शासक सातकर्णी पर भी उसने आक्रमण किया था। खारवेल की मगध विजय का अत्यधिक महत्व है क्योंकि मगध के राजा नंद ने पूर्व काल में कलिंग पर आक्रमण किया तथा जैन तीर्थकर की मूर्ति अपने साथ ले गया था। तो ये जैन मत जैन के बारे में हमने पढ़ा था। 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे, एग्जाम में आता है। तो जैन तीर्थकर की मूर्ति अपने साथ ले गए थे और खारवेल ने मगध पर 2 बार विजय प्राप्त की तथा उसे जैन तीर्थकर की मूर्ति को पुनः कलिंग ले आया। इस प्रकार कलिंग के गौरव पर लगे इस काले धब्बे का निराकरण खारवेल ने किया था। खारवेल के विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत उसका हाथी गुम्फा अभिलेख है। तो खारवेल का अभिलेख कौन सा है? हाथी गुम्फा अभिलेख। ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद इसके बारे में ही है खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख उड़ीसा प्रांत के पुरी जिले के भुवनेश्वर नामक स्थान से 3 मील दूर स्थित उदयगिरी की पहाड़ी की एक गुफा से प्राप्त हुआ है और ब्रह्मी लिपि में लिखित इस अभिलेख की भाषा संस्कृत से प्रभावित प्राकृत है। तो ब्रह्मी लिपि है और भाषा जो है संस्कृत से प्रभावित हुई प्राकृत है। अभिलेख का विषय खारवेल का प्रारंभिक जीवन
एवं राज्यारोहण के पश्चात 13 वर्षीय शासक में उसके द्वारा किए गए विजयाभियान लोक मांगलिक कार्यों का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत करना है। तो जो भी लिखवाते थे पहले अपनी विजय जो होती थी उसी के बारे में लिखवाते थे। अभिलेख का प्रारंभ अहर्ता एवं सिद्धों के प्रमाण से होता है, जिससे खारवेल का जैन धर्मावलंबी होना प्रकट होता है। खारवेल से आर्य चेदी राजवंश का तथा राजर्षि वसु का वंशज था। विद्वानों ने वसु का समीकरण कुरु के पुत्र सुधन्वा की चौथी पीढ़ी में होने वाले वसु नामक राज्य से किया है, जो चेदी वंश का विजेता भी था। सर्वप्रथम चेदी लोगों का उल्लेख ऋग्वेद के दान स्तुति प्रसंग में राजा वसु चेदी की प्रशंसा में मिलता है। चेदी की प्रशंसा महाभारत के कर्ण पर्व में भी प्राप्त होती है। महाभारत जो पर्वों में है 18 पर्व हैं इसमें। स्टेन कोनो ने चेदी शब्द को खारवेल के वंश की उपाधि बतलाया है। स्टेन कोनो ने जो चेदी शब्द है इसको खारवेल के वंश की उपाधि बताया है। महामेघवाहन खारवेल के वंश का संभवतः प्रवर्तक था और उसी के नाम पर उस वंश का नाम महामेघवाहन वंश कहलाया। वंश परिचय के बाद अभिलेख खारवेल के शरीर लक्षण बाल्यकाल शिक्षा युवराजत्व महाअभिषेक का वर्णन है। उनका शरीर शुभ लक्षणों से युक्त था। उसके गुणों की प्रसिद्धि चतुर्दिक थी, मतलब 4 दिशाओं में फैली हुई थी। 15 वर्ष की आयु तक उसने कुमार उचित क्रीड़ाई की थी। तत्पश्चात खारवेल ने लेखन कला रूप आकृति बनाना, मुद्राओं का ज्ञान, गणना, हिसाब किताब जोड़ना और व्यवहार विधि, कानूनी व्यवहार और प्रशासन या धर्मशास्त्र में निपुणता प्राप्त की थी। मतलब जो भी पढ़ाई है वो कर ली थी महत्वपूर्ण वाली। 9 वर्ष तक युवराज रहते हुए शासन कार्य में भाग लेता रहा और 24 वर्ष की आयु में पूर्ण यौवन प्राप्त करने पर उसका राज्याभिषेक हुआ। मतलब अपनी पिता या कह सकते हैं कि राज्य संभाला था कार्यभार। तो राज्याभिषेक के उपरांत अभिलेख खारवेल के शासनकाल में 13 वर्षों की घटनाओं का क्रम अनुसार वर्णन है। प्रथम वर्ष में उसने अपनी राजधानी का संस्कार कराया और प्रजा के मनोविनोद के लिए 35 लाख मुद्राएं व्यय की थी। फिर दूसरे वर्ष में उसने सातकर्णी की परवाह न करते हुए अपनी सेना पश्चिमी दिशा की ओर भेजी और सेना कर्णवेणा नदी तक पहुंच गई और अस्सीक नगर को आतंकित कर दिया। कर्णवेणा नदी रैप्सन और बरुआ के अनुसार वैनगंगा और उसकी सहायक नदी कर्ण है, जबकि जायसवाल ने इसे कृष्णा नदी माना है। इसके बाद जो तीसरा साल था, खारवेल ने प्रजारंजन के हेतु अनेक उत्सव और समाजों का आयोजन किया था, जो उसकी संगीत प्रियता और गांधार विद्या के ज्ञान का परिचायक है। जो चौथा वर्ष में उसने रथिक और भोज के ऊपर आक्रमण करके उन्हें पराजित किया। रथिक और भोजक कौन थे, कहाँ के निवासी थे? विद्वानों के अनुसार रठक आधुनिक महाराष्ट्र प्रदेश के निवासी मराठाई भाषी थे। गुप्तवंशी राजा कुमार गुप्त के मथुरा अभिलेख से ज्ञात होता है कि विद्याधर जैनियों की एक शाखा थी और ऐसा प्रतीत होता है कि खारवेल ने जैन धर्म अवलंबी होने के कारण जैनियों की विद्याधर शाखा की रक्षा के लिए ही भोज को रथिकों का आक्रमण किया था। अक्षतपूर्ण विद्याधर जैनियों की राजधानी और संबल जैनियों का पवित्र तीर्थ था। कलिंग के पूर्व राजा वहाँ निवास करते थे, इसलिए खारवेल ने भी उस स्थान पर निवास किया था। खारवेल के शासन का जो 5वां वर्ष था, इसकी घटना ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। खारवेल तीव्र सशक्त अर्थात 300 से 103 वर्ष पूर्व नंद राजा द्वारा बनाई गई नहर को तनसुली नामक स्थान से अपनी राजधानी तक लाए थे और आर.डी. बनर्जी और पी.पी. चंदा और जायसवाल आदि ने तीव्र सतत का अर्थ 300 वर्ष माना है। कुछ विद्वानों ने इसका वर्ष 103 वर्ष माना है। मतलब सभी की अपनी अपनी राय, किसने 300 किसने 103 मानी है। छठा वर्ष की बात करते हैं, इसमें खारवेल का उल्लेखनीय कार्य राजसूय यज्ञ करना, खारवेल का राजसूय यज्ञ करना और बरुआ ने राजसूय के स्थान पर राजसिंख्या पाठ माना है, जिसका अर्थ राजा का श्री वृद्धि करना है। 7वें वर्ष में खारवेल के पुत्र की प्राप्ति होती है। 8वें वर्ष में गोरखगिरी बराबर की पहाड़ियों पर बना दुर्गों को नष्ट कर राजगिरा का आक्रमण किया, जो मगध की प्राचीन राजधानी थी। उसकी सेना का आगमन का समाचार सुनकर यूनानी राजा डिमित भागकर मथुरा चला गया। कुछ विद्वानों ने डिमित का समीकरण यूनानी राजा यूथिडेमस के पुत्र डेमेट्रियस से किया है और अभिलेख में यवनराज पद स्पष्ट है, परंतु डिमित या दिमित पाठ संदिग्ध है। डीसी सरकार के अनुसार
यदि दिमित पाठ भी सही है तब भी वह यूनानी राजा डेमेट्रियस नहीं हो सकता, क्योंकि उसका समय दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व है और खारवेल का समय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व है। एक के नारायण के अनुसार यह कोई शक राजा हो सकते हैं। विजय के फलस्वरूप खारवेल ने ब्राह्मणों और आहतों को दान दिया था। इसके बाद जो नवा वर्ष है, इसमें खारवेल ने 48 लाख मुद्राओं के व्यय से महाविजय का नामक प्रसाद का निर्माण कराया था। 10वें वर्ष उसने उत्तरी भारत के लिए विजय अभियान किया, परंतु इसमें असफल हुआ। फिर 11वें वर्ष में उसने पिंडुंड नाम नगर को जीता और गधों से हल चलवा दिया। टोलमी ने जो ये पिथुंड इनका उल्लेख किया, जो मछलीपट्टनम के निकट था, और इसी वर्ष उसने त्रिभीर संघ की शक्ति को नष्ट किया था। इसके बाद है 12वां वर्ष। उसने उत्तरापथ के राजाओं पर आक्रमण कर मगध वासियों को भयभीत किया और अपनी हाथी घोड़ों को गंगा का पानी पिलाया। जायसवाल ने हथ से गंगाए पायती के स्थान पर हाथी सूंघिया पाठ किया है। उनका विचार है कि इसे खारवेल द्वारा मौर्यों के गंगा तट पर बने सुसांग नामक महल मुद्राराक्षस में उल्लिखित पर अधिकार करने का अर्थबोध होता है। ये मुद्राराक्षस जो है नाटक है विशाखा दत्त के द्वारा रचित, परंतु जायसवाल का यह मत उचित प्रतीत नहीं होता है। मगध के राजा वहस्तिमित ने उसके 4 चरणों की वंदना की। खारवेल ने अंग और मगध पर अपार संपत्ति लूटी और इसी लूटपाट में उस जिन शीतलनाथ की मूर्ति को भी वापस ले गया, जिसने नंदराज कलिंग से ले गया था। इसी वर्ष उसने प्राचीन गोपुरों का जीर्णोद्धार करवाया तथा पांड्या राजाओं की अपार संपत्ति अशोक, गज, रतन, माणिक्य आदि का अपहरण किया। फिर जो 13वां वर्ष है, इसमें उसने कुमारी पर्वत पर जैन आहर्तों के विश्राम के लिए गुफाएं बनवाई तथा उन्हें चीनासुक रेशमी धवल वस्त्र प्रदान किए। तो चीनांशुक मतलब रेशमी धवल वस्त्र। उसने जैन संघ के लिए एक सभा भवन भी निर्मित कराया था, जिसमें लाखों मुद्राओं का व्यय करके वह धुरिया स्तंभ स्थापित किए। हाथी गुम्फा के अभिलेखों की सबसे बड़ी विशेषता है उसमें खारवेल के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत किया गया है। प्राचीन अभिलेखों में यही एकमात्र अभिलेख है जिसमें उपयुक्त विशेषताएं पाई जाती हैं। अभिलेख के आधार पर खारवेल का समय शताब्दी ईस्वी पूर्व निश्चित किया जाता है। अभिलेख के अनुसार नंद राजा ने खारवेल के 300 वर्ष पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया था। नंद राजाओं का समय 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व है, इसलिए खारवेल को प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में मानना सही रहेगा। बेसनगर अभिलेख की लिपि हाथी गुम्फा अभिलेख की लिपि से प्राचीन है। बेसनगर अभिलेख की तिथि 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व है, इसलिए खारवेल प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुए थे। हाथी गुम्फा की लिपि नानाघाट लेखों की लिपि की तुलना में आधुनिक है। नानाघाट के अभिलेखों की तिथि 1ली शताब्दी ईस्वी पूर्व के उत्तरार्ध से पहले नहीं हो सकती, इसलिए हाथी गुम्फा अभिलेख नानाघाट के लेखों के बाद का अर्थात प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व का माना जाना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये हमारे आज की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इससे आगे का जो नेक्स्ट पार्ट जो है उसको हम शुरू करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।